हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या आपको कभी ऐसा लगा है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम पे कि सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसको स्किप करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? तो आज की क्लास में हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो सिलेबस का पार्ट है और आप उसको स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फॉर दी FCI AG3 अकाउंट्स पोस्ट। ठीक है, तो हम सारा सिलेबस देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी और जो कंसर्न PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस देखने से पहले एक बार मैं आपको एलिजिबिलिटी ब्रीफली बता देता हूँ दोबारा से। आज का मेन टॉपिक जो है वो सिलेबस से रिलेटेड है कि FCI AG3 अकाउंट्स पोस्ट को फिल करने के लिए आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए ज़रूरी, और एज लिमिट है 27 ईयर्स फॉर AG3, और AG2 के लिए अभी तक की एज लिमिट है 28 ईयर्स। एग्ज़ाम पैटर्न में आपके दो फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में आपके जो पेपर होंगे उसमें 4 कंपोनेंट है। पहला है इंग्लिश, फिर है रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के पेपर है आपका। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये आपका फेज़ 1 है। अब फेज़ 2 की मैं अगर बात करूं तो आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और मार्क्स होंगे 120। कंपोनेंट सेम होंगे फेज़ 2 के पेपर 1 में जो हमने फेज़ 1 में देखा था। सेम कंपोनेंट है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और जनरल स्टडीज़, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। और जो टाइम है वो है 90 मिनट्स का, और पहले जो था वो टाइम था 60 मिनट्स, तो टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं आज की मेन टॉपिक की, जो है पेपर 2 अकाउंट्स रिलेटेड। जो पेपर होता है अकाउंट्स पोस्ट के लिए, जो कॉमर्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? उनमें आते हैं आपके 60 MCQ, 60 MCQs, एंड यू विल बी गिवन टाइम ऑफ 60 मिनट्स, दैट इज़ 1 आवर, और हर क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, दैट इज़ ओवरऑल यू विल हैव 120 मार्क्स क्वेश्चंस। और नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है? 1/4 है। इसका मतलब 0.5 नेगेटिव मार्किंग है हर क्वेश्चन में इस पेपर 2 में। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है वो ये लिखा गया है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि अकाउंटिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है, यहाँ पे ऑडिटिंग की, यहाँ कमर्शियल लॉ की, और यहाँ कंप्यूटर्स की। तो जो सिलेबस पेपर 2 का है इसमें हम इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं एक बार, और उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो ये आपका डिटेल सिलेबस है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, BRS दैट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन और शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, NPO और पार्टनरशिप आपके सिलेबस में है। अब इनमें से ऐसा टॉपिक जो आपको करने ही करने हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो बेसिक चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तो बेसिक होगा अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग होती क्या है, पर्पस क्या है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में आपका जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सारे के सारे टॉपिक्स में सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो FCI का पेपर हो, चाहे किसी भी अकाउंट्स असिस्टेंट या अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर हो, किसी भी फाइनेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपको रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैं बोल सकता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए टिक किया अभी। बाकी चैप्टर्स भी आ सकते हैं, बट वो इसके बाद प्रायोरिटी आपको देनी है। जो मैंने आपको टिक मार्क कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग के आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसी तरह से रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन एंड रिव्यू, ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़। इसमें अगर अब मैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो पहला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर देता हूँ आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। इसके अलावा आपका ऑडिट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ऑडिट एविडेंस कौन कौन से होते हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ ही साथ रिस्क असेसमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है इसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला और दूसरा और तीसरा, फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट, फिर आपका ऑडिट एविडेंस एंड रिस्क असेसमेंट कंट्रोल। इस प्रायोरिटी में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाकी भी आपको पढ़ने हैं, बट उनकी आपको प्रायोरिटी जो है नीचे रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन में आते हैं। टैक्सेशन में आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और जीएसटी होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका सिलेबस ये है, सबसे पहले कि बेसिक ऑफ इनकम टैक्स क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। बेसिक्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आईटीआर नंबर और चालान से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स भी हैं जो कि सिलेबस में है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स अगेन बेसिक है। टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस भी चैप्टर का नाम है। तो तीन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और जीएसटी की मैं बात करूँ तो अगेन इंट्रोडक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जीएसटी रिटर्न का चैप्टर कि कौन कौन से फॉर्म कब कब भरने पड़ते हैं, उनकी ड्यू डेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके अलावा कौन चैप्टर बचे, सप्लाई क्या होता है और चार्ज ऑफ जीएसटी क्या होता है, मतलब चार्जिंग एक सेक्शन है जीएसटी एक्ट के अंडर, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये 5 चैप्टर्स हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह हैं, और रिटर्न्स के कौन कौन से फॉर्म्स हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका टैक्सेशन का सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं कमर्शियल लॉ की। तो कमर्शियल लॉ में आपके 4 तरह के एक्ट हैं जो कोर्स में हैं आपके। एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इन चारों एक्ट में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट, और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद नंबर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको करना ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एक्ट्स हैं। अब इन एक्ट्स के अंदर भी, जैसे कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो छोटा है, पर कंपनीज एक्ट बड़ा है काफ़ी, तो कंपनीज एक्ट में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको वही करने हैं। जैसे चैप्टर 4 है, ये आपको करना है। चैप्टर 3 है कंपनीज एक्ट का, ये आपको करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसी तरह से एक ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर है, वो आपको करना है। और एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी का चैप्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनीज एक्ट के अंदर भी हैं, वो भी आपको स्किप नहीं करने हैं, जो मैंने आपको बताया। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर और एनसीएलटी और एनसीएलएटी का चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कंपनीज एक्ट के अंदर भी। ठीक है, तो ये था हमारा कमर्शियल लॉ। तो बस और बचा हमारा एक और सब्जेक्ट, वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स होता है, तो जितना भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।